Hello, dear students. This is your Dr. Sirajuddin again, and this is the lecture in the continuation of the previous lecture. So, it is about the weed dispersal, and in the previous lecture, we started with this topic only weed dispersal, and we discussed the first agent of the dispersion, that was wind. So, it is essential for all the viewers to go through the previous lecture if you want to understand the this particular lecture. So without much ado, let us start the weed dispersal in the continuation of the previous chapter. So in the previous chapter, we started with the wind as one of the dispersing agent. Now there are remaining agents which can also disseminate the weed seeds. So the second one is water. So we know that aquatic weeds, they can easily disperse, primarily through the water, and whole plants like plant fragments or as seeds with the water currents they can disseminate, and they possess a lot of spongy and erythematous tissues that keep them afloating. Okay, तो इनके अंदर क्या होता है, स्पंजी टाइप और एरनकामेटस टिश्यूज होते हैं जो कि इनको फ्लोटिंग करने में हेल्प करते हैं. ओके, एंड बिसाइड्स दिस जो टेरेस्ट्रियल वीड्स भी हैं, द टेरेस्ट्रियल फार्म वीड सीड्स, दे कैन ऑल्सो डिस्पर्स विद द इरीगेशन वाटर और ड्रेनेज चैनल्स डाउन द स्ट्रीम टू द न्यू फील्ड्स. तो आपने जैसे देखा होगा फील्ड में इरिगेशन चैनल्स होते हैं, इरिगेशन चैनल्स में थ्रू द इरिगेशन वाटर अगर वीड सीड्स उसमें भी जाते हैं तो दे कैन इजीली ट्रांसफर फ्रॉम वन फील्ड टू द अनदर फील्ड. ओके, देन animals, birds and farm animals. Okay, so many wheat fruits and seeds are eaten up by the birds and animals, and depending upon the digestion mechanism of the animals, weed species, from 0.2 to 9.6% of the ingested wheat seeds are passed in viable form with the animal excreta, which is dropped wherever they move. तो होता क्या है कि आपको पता है कि जब ग्रेजिंग करते हैं एनिमल्स या फिर बर्ड्स जब खाते हैं तो उनके कभी कभार खाने में वीट सीड्स चले जाते हैं, और जब वो खाते हैं तो जनरली वो डाइजेस्ट होगा. तो अब डाइजेशन के बाद भी कुछ वीड्स ऐसे होते हैं जो कि वायबल रह जाते हैं, और जैसे ही आपके एनिमल्स और जो आपके बर्ड्स होते हैं जब वो एक्सक्रीट आउट करते हैं तो जिस प्लेस पे वो एक्सक्रीट आउट करेंगे वहां पर वो सीड डिस्पर्स फैल जाता है. इट मीन्स वहां से वो एक तरह से डिस्पर्स हो गया. सो दिस फिनोमिना इज नोन एज एंडोजुकोरी. ठीक है, तो थ्रू दी एनिमल एक्सक्रीटा ये फैलता है. तो जो अब अगर हम डिफरेंट डिफरेंट वो देखें तो जो चिक्स हैं आपके, ठीक है, दे डाइजेस्ट वीड्स इन द मोस्ट एफिशिएंट मैनर. तो इट मीन्स उनके एक्सक्रीटा में सिर्फ 0.2% ही सीड वायबल रह पाते हैं. देन अगर काव्स की बात करें तो दे शो सीड वायबिलिटी ऑफ 9.6% इन देयर एक्सक्रीटा. हॉर्स में 8.7% ही सीड वायबल रह जाते हैं, और शीप की बात करें तो सीड वायबिलिटी 6.4% रहती है इन देयर एक्सक्रीटा. सो ऑलवेज रिमेंबर ये डाइजेशन के बाद जब वो एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं तो कितने सीड्स वायबल रह जाते हैं, दैट इज दिस पर्टिकुलर परसेंटेज इज शोइंग. तो ये वेरी करता है 0.2% से लेके 9.6%. और यहाँ पर आपको जो ध्यान में रखने वाली बात है दैट इज एंडोजोकोरी क्या होती है, और जो चिक्स हैं वो दे आर द मोस्ट एफिशिएंट in terms of digesting the wheat seeds. और सबसे ज़्यादा जो inefficient दिख रहा है इन्हीं चारों cases में वो calves हैं. Okay, then moving on, there are several birds which can pick up the wheat fruits and seeds on their wings, feet and beaks and drop them while they are flying. तो बर्ड्स भी अपने पंखों में, अपने मुंह में, अपने बीक्स में, अपने पैरों में फंसा के क्या करती हैं, कुछ सीड्स को और कुछ फ्रूट्स को क्या कर सकते हैं, डिस्पर्स कर सकती है. तो मेन एग्जांपल जो कि पूछा भी जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि इंडियन मैना जो कि बर्ड है वो कौन से वीट सीड्स को डिसेमिनेट कराती है. तो ऑलवेज रिमेंबर लैंटेना कैमरा. ठीक है, तो यू कैन सी दी तो इंडियन मैना एंड चाइनीज टर्टल डव, ये दोनों ही बर्ड्स हैं जो कि लैंटेना सीड्स को डिसेमिनेट करा सकती है. एंड यू कैन शो इन दी यू कैन सी इन दी पिक्चर्स इंडियन मैना दिखा रखी है और लैंटेना कैमरा दिखा रखा है. सो दिस इंडियन मैना कैन इजीली डिसेमिनेट दी सीड्स ऑफ दी लैंटेना. देन एक और क्वेश्चन आता है कि लॉरेंथस इज ऑल्सो कैरिड बाय द बीक्स ऑफ द बर्ड्स विच आर ट्रांसफर टू द न्यू branches of the trees and when they rub their beaks against them. Okay, so Lorenthus or lantana, LL, you need to remember. Now the farm animals, they can also carry wheat seeds and fruits on their skin, hair and hooves.
ठीक है, तो अब ऐसा होता क्यों है कि कैसे स्किन पे और हेयर्स पर, हूफ्स पे ये वीट सीड्स चिपक जाते हैं? तो सर्टेनली देयर आर स्पेशल अपेंडेजेस, ठीक है, जो कि उनकी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से? जैसे कि ज़ैंथियम स्ट्रोमेरियम में हुक्स होते हैं, यू कैन सी इन द पिक्चर हुक लाइक स्ट्रक्चर। और आई थिंक सभी ने बचपन में कभी ना कभी इस ज़ैंथियम स्ट्रोमेरियम से खेला ज़रूर होगा। ठीक है, आई डिड प्ले विद दिस, तो आपने भी खेला होगा। तो जो हुक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इजीली क्या हो जाता है, ये आपके एनिमल्स में, उनकी फर में, उनके हेयर में इजीली अटैच हो जाता है। इसी तरह से जो सैंक्रस स्पीशीज हैं उसमें स्टिफ हेयर्स होते हैं, दे कैन ऑल्सो इजीली अटैच टू द skins or the hairs and the hooves of the farm animals. Then there are sharp spines, ठीक है, in the Tribulus terrestris. Then scarious bracts होते हैं Acaranthus aspera में, और sticky glands होते हैं आपके Beorvia repens में। ठीक है, so and there are instances where your ants can carry a large number of certain wheat seeds, possessing secretion from one place to the another place. और मैंने शुरू वाले लेक्चर में आपको बताया था, जब आंट्स हेल्प करती हैं डिसैमिनेशन में, व्हाट डू वी कॉल दैट? वी कॉल इट मायरोमोकोरी। तो इट इज नोन एज मायरोमोकोरी। ओके, नाउ यू कैन सी द पिक्चर्स। तो जो ट्राइबुलस टेरेस्ट्रिस की मैंने जैसे बात करी, इसको पंक्चर वाइन वीट भी बोलते हैं। तो इट हैज गॉट स्पाइंस। तो जो अबव वाले पिक्चर्स हैं, इट इज शोइंग द पंक्चर वाइन। देन नीचे वाले आप जो पिक्चर्स देखेंगे उसमें एकारेंथस एस्पेरा है। तो जो उसके ब्रैक्ट्स हैं, ठीक है, आप देख सकते हो स्कैरियस ब्रैक्ट्स हैं। ठीक है, इसको लट जीरा भी बोलते हैं इन लोकल लैंग्वेजेस। ठीक है, और चिरचिटा भी बोला जाता है इन लोकल लैंग्वेजेस। तो एकारेंथस एस्पेरा। ओके, देन मूविंग ऑन, man, yes, certainly the human beings can also disperse the weights. So careless activities of the man is greatly responsible for the dispersal of weights. So movement of the farm implements, automobiles and aeroplanes can easily disseminate the wheat seeds from one place to the another. Or it has been found that the puncture vine wheat, okay, was brought to India by aircraft tires only. Okay, you need to remember this. So जो puncture vine wheat था, that was brought to India by the aircraft tires. Okay, so man are also responsible for the dissemination. Then in the farm produce, your seeds can easily disseminate. So numerous wheat seeds and fruits are dispersed by man with the raw agricultural produce. So what happens? Wheats which mature at the same time. तो जिसकी chronological क्या है, मिमिक्री है। अगर कोई वीड है और कोई आपका क्रॉप है, वो दोनों एक साथ ही क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं, और उनका हार्वेस्टिंग टाइम भी मैच करता है, तो वो क्रोनोलॉजिकल मिमिक्री शो कर रहे हैं। सो द वीड्स विच मैच्योर एट द सेम टाइम एंड हाइट एज दैट ऑफ अ क्रॉप। तो देखिए हाइट भी सेम है, इट मींस वो फिनोटिपिक मिमिक्री भी शो कर रहे हैं। So what happens? They have the similar size and shape of their seeds as that of the crop seeds, and they are easily mixed with the crop seeds. तो होता क्या है कि इसी वजह से, कि मिमिक्री की होने की वजह से, वो क्रॉप सीड्स में मिक्स हो जाते हैं, एंड दे आर नोन एज सैटेलाइट वीड्स। तो सैटेलाइट वीड्स जिनके जो सीड्स हैं वो इजीली क्या हो जाए, कंटैमिनेट कर दें आपकी क्रॉप को, और इट इज वेरी हार्ड टू रिमूव देम। तो इट मीन्स, अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं सैटेलाइट वीड्स की, दीज आर दोज वीड्स विच हैव बिकम द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द क्रॉपिंग सिस्टम। तो इंटीग्रल पार्ट वो इसीलिए बने हैं क्योंकि क्रॉप के सीड्स में उनके सीड्स क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, उनको सेपरेट कर पाना बड़ा ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो दैट्स व्हाई दे बिकम द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द क्रॉप ecosystem. Okay, like Avena fachua and Phalaris minor in case of winter grains. तो आपको पता ही है कि wheat में होता है। Then similarly Oryza species जो वो राइस में होगी, चिकोरियम जो होगा आपका, that will be in, you know that, बरसीम में होती है। ठीक है, एंड कस्कटा स्पीशीज जो होगी, that will come under the lucerne. Okay, so इसीलिए ये चीज़ आपको याद रखनी है। Then moreover your manures and silage, yes, आप देखते हैं कि you see that the farmers, they spread or apply the FIM, and which is one of the most important source of the dissemination of wheat seeds. तो जब FIM के अंदर अगर कोई wheat seeds पाए जाते हैं, they can also easily transfer from one place to another. तो amaranthus species है, Trianthema monogyna है, Trianthema portulacastrum है, Cucumis sativa या Cucumis species, and they can easily disseminate through the FIM. And it is that therefore it is recommended कि अगर जब आप कंपोस्ट बना रहे हैं किसी भी वीड प्लांट का, तो ऑलवेज मेक श्योर कि उस वीड की फ्लावरिंग ना आई हो। तो हमेशा जब भी कंपोस्ट के लिए कोई वीड यूज करते हैं,
तो मेक श्योर कि वो फ्लावरिंग से पहले ही यूज़ किया जाए। अदरवाइज होता क्या है कि जब फ्लावरिंग आ जाती है, उसकी सीड सेटिंग हो जाती है, तो फिर चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो डिसैमिनेट हो सके। मोर ओवर जो FIMO वो आपकी अच्छी खासी क्या होनी चाहिए, डिकम्पोज होनी चाहिए, रॉ नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज उसमें भी कंटेमिनेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। Then your silage and hay, they are also found to carry the considerable viable wheat seeds. So you need to understand कि कितने सारे agents हैं which can easily disperse the wheat seeds, and ये इनका mechanism भी है, and that's why they are known as weeds. They have got the hardy nature, they have high seed production capacity, so they are very adaptive in nature, and adaptation में weed dispersal का सबसे बड़ा रोल है। okay, so this is all about the weed dispersal। और अगर इस वाले लेक्चर को आपको समझना है, आई एम हाईलाइटिंग अगेन एंड अगेन, आपको उसका प्रीवियस लेक्चर देखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज यू विल नॉट गेट इट। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर द डे। डू शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एग्री ट्यूटोरियल, एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बी सेफ एंड रिमेन एट होम। थैंक यू गाइज।